नमस्कार दोस्तों। MPBSC मेंस पेपर 2 पार्ट ए इंडियन पॉलिटी को लेकर के जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, आज उसको कंटिन्यू करते हैं। आज का क्वेश्चन है राष्ट्रपति की शक्तियां और उसके कार्य। 300 वर्ड में इस क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे। आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट के जो पावर या शक्तियां हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑर्डिनरी पावर होते हैं, दूसरे इमरजेंसी पावर रहते हैं। तो ऑर्डिनरी पावर में एग्जीक्यूटिव पावर, मिलिट्री पावर, फाइनेंशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, वीटो पावर, अदर पावर, ऐसे करके उसको क्लासिफाइड किया जाएगा। और इमरजेंसी में तीन पावर रहते हैं, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल और आर्टिकल 360 इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे फ्रेम करें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसको लिखने का क्या तरीका रहेगा वो हम देखते हैं। साथ ही साथ और एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, तो उसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है। आप वहां जा कर के पूरा उसको डिटेल में देख सकते हैं कि वोटिंग का प्रोसीजर क्या होगा। एक MLA का वोट काउंट करते हैं तो उसको कितना, या MP को काउंट करेंगे तो उसके लिए कितना रहेगा। तो उस पर आज चर्चा न करते हुए उसका एक वीडियो पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर आप देख लेंगे। हम अपने क्वेश्चन पर लौटते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उस पर 300 शब्दों में कैसे लिखा जाएगा। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, सबसे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन बनाएंगे। क्वेश्चन हमारा 3 फेज में कंप्लीट रहेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन फिर मैन बॉडी और लास्ट में कंक्लूजन। भारत का राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति इंग्लैंड में जैसे वहाँ पर जो सम्राट या महारानी रहती है उसके जैसा उसके पावर रहते हैं। और इसका जो पोस्ट नेम है यानी राष्ट्रपति इसको बोलते हैं, तो ये नाम हमने अमेरिका से लिया गया। लेकिन अमेरिका का जो राष्ट्रपति रहेगा वो ज़्यादा पावरफुल रहता है। तो यहाँ उसी को लेकर के इंट्रोडक्शन बनाया गया कि भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट से कहीं अधिक और अमेरिकी राष्ट्रपति से कम अधिकार संपन्न होता है। भारत में राष्ट्रपति संविधान का प्रतिरक्षक, संरक्षक और भारतीय जनता का प्रतीक माना जाता है। तो 3 लाइन का इंट्रोडक्शन और यहाँ आकर के हम इसको कंप्लीट कर देते हैं और सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि उसकी शक्तियाँ और कार्य यानी उसके पावर और फंक्शंस क्या क्या रहेंगे। हेडिंग डालेंगे शक्तियाँ। अब शक्तियाँ किसके अनुसार बता रहे हैं, तो राजनीतिक जो पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स रहते हैं उनके अकॉर्डिंग या संविधान विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसा कुछ लिख करके हम इसकी शुरुआत करते हैं। विधि शास्त्रियों के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति सर्वशक्तिमान, जबकि राजनीति शास्त्रियों के अनुसार वह संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तो यहाँ अगर हम विधि शास्त्री मतलब जो लॉ एक्सपर्ट्स रहते हैं, उन्होंने तो क्या माना है कि हमारे यहाँ का प्रेसिडेंट है वो अल्टीमेट यानी उसके पास सारे पावर रहते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस के थिंकर हैं उन्होंने इसे ऐसा नहीं माना है। उन्होंने इसे सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में मेंशन किया है कि ये संवैधानिक अध्यक्ष है, रियल हेड ये नहीं होता है, जो अनुच्छेद 53 के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। आर्टिकल 53 में इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो अपनी कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में बांट सकते हैं, विभाजित करके अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 1 साधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त शक्तियाँ यानी ऑर्डिनरी पावर, और सेकेंड असाधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त शक्तियाँ यानी ये कुछ इमरजेंसी पावर्स की बात करते हैं। इनको फिर आप क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पहला ऑर्डिनरी पावर लिखा, और ऑर्डिनरी पावर को अगर आप पॉइंट हेडिंग में समझाना चाहो तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। ये जो फ्लो चार्ट आप बनाएंगे, जिस सीक्वेंस में आप हेडिंग डालेंगे लिखते समय, ये ध्यान रहेगा कि इसी सीक्वेंस में उसको आप मेंशन करें। अगर आपका ये ऑर्डर गलत हो जाता है तो आप मानो कहीं ना कहीं एवैल्यूअर के दिमाग में कि जाता है कि इस व्यक्ति ने चीज़ों को प्रॉपर बैलेंस नहीं किया। तो कोशिश करो आप जिस डायरेक्शन जैसे आप फ्लो चार्ट में लिखते हो वैसे ही आगे लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग है कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें। कार्यपालिका शक्ति का अर्थ है यहाँ पर कि सरकार के प्रमुख के रूप में, वही सब मेंशन करना है। तो भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। निहित मतलब उसी के अंदर है, प्रिस्क्राइब्ड। शासन के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री, इंग्लिश में शॉर्ट PM करते हैं, तो हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हैं। तो बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, उसी की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ये इसके कुछ ऐसे एग्जीक्यूटिव। अब चूंकि हमें ये क्वेश्चन में सारे पावर दिखाने हैं तो हम डिटेल अगर जाएं इसमें लिखने को बहुत कुछ रहेगा।
मगर हम लिखते रहेंगे तो विद इन टाइम हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा और कोई ना कोई क्वेश्चन हमसे मिस हो जाएगा। इन शॉर्ट जो मेन चीज़ें हैं वो हम इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। अगला पावर है विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर। राष्ट्रपति विधायिका का अभिन्न अंग है, उसकी सहमति के बिना कोई विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता है। अब आप मेंस लिख रहे हो तो विधायी शक्तियाँ यानी लेजिस्लेचर क्या होता है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, पार्लियामेंट से संबंधित है, यानी लॉ मेकिंग अथॉरिटी, लॉ मेकिंग एजेंसी को हम लेजिस्लेचर कहते हैं। यहाँ संसद, तो कोई भी कानून बनेगा जब तक उस पर सिग्नेचर नहीं होंगे वो कानून नहीं माना जाता। तो विधेयक कानून का रूप नहीं ले जा सकता। सदन की बैठक बुला सकता है, सदन मतलब हाउस, हाउस का मतलब लोकसभा राज्यसभा, दोनों सदनों को संबोधित करता है, लोकसभा को भंग कर देता है। दोनों हाउस को ये एड्रेस करता है, एक तो जब न्यूली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होती है तब, और एवरी ईयर जब फर्स्ट सेशन रहता है तब। लोकसभा को ये भंग कर सकता है यानी डिजॉल्व कर सकता है जब सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123 यानी 123 अनुच्छेद के आधार पर ये अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ये कुछ मेन पावर होती हैं प्रेसिडेंट की, वो आपने 3-4 लाइनों में मेंशन किया। अगला फिर से हेडिंग डाल दिया वित्तीय शक्तियाँ या फाइनेंशियल पावर्स की बात करें तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट कहते हैं, राष्ट्रपति ही उसे संसद में रखवाता है। ये क्या करता है, वित्त आयोग यानी फाइनेंशियल कमीशन का गठन करता है। वित्त विधेयकों को, मनी बिल को जब भी हाउस में रखेंगे, फ्लोर पे रखेंगे, तो उसके लिए प्रायर परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट की। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उनको संसद में नहीं रखा जा सकता। इसके बाद जुडिशियरी पावर की बात करें, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और राज्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के सभी जज इंक्लूडेड CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के सभी जज, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहते हैं उन सब का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के नाम से ही रहता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 72 के आधार पर ये सैन्य न्यायालयों सहित भारत के किसी भी कोर्ट से प्राप्त दंड को क्षमा कर सकता है, यानी यहाँ राष्ट्रपति के पार्डन पावर की बात की जाती है। राष्ट्रपति को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 145 सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मैटर पर लेके सलाह मांगने का अधिकार है। वो सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, और अगर उसे एडवाइस दी गई है तो प्रेसिडेंट वहाँ उसको माने, ये ज़रूरी नहीं हो जाता है। तो ऐसी कोई जुडिशरी रिलेटेड पावर हो जाती है। उसके बाद सैनिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, राष्ट्रपति को ही युद्ध और शांति की घोषणा का अधिकार है। इसके बाद और कुछ पावर आपको याद रहे तो उनको अदर शक्तियाँ या अन्य शक्तियों के नाम से लिख सकते हैं। उपरोक्त वर्णित शक्तियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति अन्य अनेक अधिकार रखता है, यथा विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व करना, राजदूतों की नियुक्ति करना, उच्चायुक्तों की नियुक्ति आदि करना, है ना, UPSC के चेयरमैन मेंबर को अपॉइंट करना, कंबाइंड स्टेट PSC के मेंबर और चेयरमैन को अपॉइंट करना, ये सब चीज़ें इसमें CAG का अपॉइंटमेंट, अटॉर्नी जनरल, ये सब हो जाता है। तो ऐसे करके हमें कंसाइज करना पड़ेगा। इसमें से भी बहुत हद तक हम नहीं लिख पाएंगे, बहुत कुछ छूट जाएगा, फिर भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये बन जाएगा। ये ऑर्डिनरी पावर हुई। जब हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ते हैं तो सिर्फ इतनी शक्तियाँ नहीं, उसमें हम आपातकालीन शक्तियों को भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ जो उसकी इमरजेंसी पावर है उनके लिए फिर से एक फ्लो चार्ट बना दिया गया, आर्टिकल 352 के लिए, आर्टिकल 356 के लिए, आर्टिकल 360 के लिए। एक एक करके इनको हम समझ लेते हैं और शॉर्ट में ही लिखना पड़ेगा। 352 जब अलग से कभी पूछा जाए कि राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर बताओ, तब हमारे हैंड फ्री रहते हैं, हम खूब सारा लिख सकते हैं, मगर यहाँ शॉर्ट में वो सारी बातें, यानी उसका एक्सट्रैक्ट निचोड़ लिखना है, कुछ छूट ना जाए, कुछ अनावश्यक ऐड ना हो जाए। तो मूल संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 में प्रावधान था कि युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर, यहाँ मूल संविधान में ये आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टरबेंस की बात की गई थी। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, संवैधानिक संशोधन के बाद, युद्ध, बाहरी आक्रमण ये तो एजिट रहा, लेकिन ये जो आंतरिक अशांति था उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान किया गया। इसका उपयोग 3 बार किया जा चुका है, वो आप ईयर भी मेंशन कर सकते हैं। एक बार तो भारत चीन युद्ध के समय, फिर भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरा हुआ था 1975 में इंदिरा गांधी के समय आंतरिक अशांति के नाम पर। ऐसे करके हम इनको मेंशन कर सकते हैं। दूसरी जो ऑर्डिनरी इसकी इमरजेंसी पावर है वो है राष्ट्रपति शासन, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। संविधान के भाग 18 के आर्टिकल 356 में जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए,
यानी फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तब ये राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी शक्ति मिल जाती है। और 44वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति इस शासन में यानी प्रेसिडेंट रूल में 1 वर्ष से ज़्यादा इसे सामान्य परिस्थितियों में लागू नहीं कर सकता। कुछ कंडीशन है, टर्म और कंडीशन, जैसे पहले से नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन मना कर देता है कि वहाँ इलेक्शन कराने लायक स्थिति नहीं है, तो फिर आगे बढ़ा सकते हैं वो चीज़ें। ये सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड आर्टिकल रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख के समाप्त कर देंगे। और फाइनली आएगा हमारा आर्टिकल 360 यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। तो देश के वित्तीय स्थायित्व को जब खतरा उत्पन्न हो जाए, संकट उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा देता है आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग। तो इतना सारा हमें राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत लिखना पड़ेगा, तब जा कर के कहीं हम नंबर ले पाएंगे। और उसके बाद फिर हमारा लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बचा है इसी क्वेश्चन में कि इसका हमें कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा, निष्कर्ष, तभी क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। तो निष्कर्ष आपका अपना रहता है, आप प्रैक्टिस करो और अच्छे तरीके से बनाएं। यहाँ लिखा गया ध्यातव्य है कि, ध्यातव्य यानी ध्यान में रहे कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित हैं, जबकि राष्ट्रपति सिर्फ संवैधानिक प्रमुख है। अतः उसके कार्यों और शक्तियों का संसदीय शासन प्रणाली से समन्वय किया गया है। यानी हम वही बात लिखते हैं जो कि राष्ट्रपति के संबंध में है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति सर्वे सर्वा नहीं है। हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिस्टम को अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में एक चुना हुआ प्रधान और एक संवैधानिक प्रधान जो रहता है, दोनों में कोऑर्डिनेशन किया जाएगा ऐसे करके, और ये कंप्लीट हो जाएगा। नीचे एक छोटी सी ऐसे लाइन खींच देंगे, इतनी बोल्ड नहीं रहेगी मगर इतनी लाइन खींच के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और फिर से ध्यान रखेंगे कि आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो लाइनिंग वाली कॉपी पर करें, A4 साइज़ की कॉपी उस पर करें। और एग्जैक्ट कॉपी का अगर फॉर्मेट चाहें तो आप हमें मेल करेंगे, हम मेल में आपको उस कॉपी का, ब्लैंक कॉपी का PDF फॉर्मेट आप सभी को भेज सकते हैं। तो अगले लेक्चर में फिर हम इसी टॉपिक पर, पॉलिटी पर आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू।